हे क्लास 9, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। इससे जो प्रीवियस लेक्चर हमने थर्ड चैप्टर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लिए लिया था, उस फर्स्ट लेक्चर में हमने लॉज की बात करी थी, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसके रिगार्डिंग, दैट इज रिगार्डिंग ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बच्चे, इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे ऋषि महर्षि थे जिन्होंने क्या कहा, एटम वर्ड को यूज़ किया, और एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अनकटेबल। तो उसी के बेसिस पर डाल्टन्स ने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दे दिए, दैट इज जोहन डाल्टन ने इन 1808। हम उन्हीं कुछ पोस्टुलेट्स की बात करने वाले हैं और मैं इनको समझाऊंगी आपको। मैंने पहले इनको लिख दिया है ताकि ज़्यादा लंबा लेक्चर ना बने। तो बेटी, जो पहला पोस्टुलेट है वो कहता है कि ऑल द मैटर दे आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल एंड दीज टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। हर एक चीज़, चाहे वो ये पेन है, चाहे कॉपी है, चाहे ये टेबल है, दुनिया की हर एक चीज़, एवरी मैटर इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड दीज टाइनी पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स। इन टाइनी पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है बच्चे? एटम बोला जाता है। हालांकि मैंने जो टाइनी पार्टिकल्स बनाए हैं, इनसे तो बहुत ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। मींस एटम का जो साइज़ है वो इतना ज़्यादा स्मॉल है कि हम एटम को नेग्लिजिबल, मतलब अगर हम देखें नेग्लिजिबल आई से देख नहीं सकते, मतलब अपनी नेक्ड आई से एटम को देखा नहीं जा सकता। आप देखिए हमारे आसपास यहाँ पे ऑक्सीजन है, एयर एटमॉस्फेयर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसेस यहाँ घूमती हैं, वो भी तो क्या है, एटम से ही मिलकर बनी हुई है। लेकिन क्या हम उनको देख पाते हैं? नहीं देख पाते। लेकिन जो बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो कुछ बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम देख पाते हैं, लेकिन इंडिविजुअल एटम को हम नहीं देख पाते नेक्ड आई से। ठीक है ना। सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहते हैं कि ये जो एटम्स होते हैं दैट आर इनडिविजिबल, इनको और ज़्यादा छोटे पीसेज में कट नहीं किया जा सकता। दीज आर इनविजिबल पार्टिकल विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर आप ध्यान देंगे, ये जो सेकेंड पोस्टुलेट है ये किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए विच लॉ ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो हम बोलेंगे कौन सा, सेकेंड पोस्टुलेट विच स्टेट दैट एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। देन द थर्ड पोस्टुलेट इट स्टेट दैट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन देयर शेप, देयर साइज, देयर मास एंड देयर प्रॉपर्टीज। मीन्स देखिए, आप यहाँ पे मैं आपको बात कर रही हूँ। देखिए मेरे पास एक गोल्ड की शीट है, आई हैव अ गोल्ड शीट एंड आई हैव अ आयरन शीट। ठीक है, मेरे पास एक गोल्ड एलिमेंट है और एक कौन है, आयरन एलिमेंट है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि गोल्ड के जितने भी एटम्स होंगे वो सब एक जैसे होंगे, ऑल द गोल्ड एटम्स आर आइडेंटिकल। आयरन में जितने एटम्स होंगे वो भी आइडेंटिकल होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल सेम। ठीक है, मीन्स ऐसा नहीं है कि आयरन का एक एटम किसी और तरीके का है, दूसरा एटम किसी और तरीके का। आयरन के सभी एटम्स एक जैसे होंगे और गोल्ड के सभी एटम्स एक जैसे होंगे। मीन्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, अगर एलिमेंट सेम है तो उसके जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। किस रिस्पेक्ट में? शेप में, साइज में, मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है। और फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड एंड आयरन। गोल्ड और आयरन के जो एटम्स होंगे वो अलग अलग होंगे, वो सेम नहीं होंगे। जैसे मैं कहूँ दिस इज द गोल्ड एटम, दिस वन इज गोल्ड एटम एंड दिस वन इज आयरन एटम, तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, ये सेम नहीं होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट पोजेस डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। हालांकि लेटर ऑन बहुत सारी डिस्कवरीज के बाद ये प्रूव हुआ कि डाल्टन्स के काफ़ी सारे पोस्टुलेट्स गलत थे, बट डाल्टन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में अपने पोस्टुलेट्स दिए थे, लेकिन वो बेसिकली सिर्फ आप बोल सकते हो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड थे। मतलब इनके लिए कोई केमिकल या फिर कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं था देने के पीछे। उन्होंने सिर्फ प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर या फिर जो प्रीवियस लोग थे
ऋषि महर्षि थे या दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो देखा और इन्होंने खुद ने जो ऑब्जर्व किया उनके बेसिस पर अपने पोस्टुलेट्स दे दिए थे। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट होंगे, किस में, मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। जैसे ये डिफरेंट है, इसके खुद के सारे एटम एक जैसे होंगे, इसके खुद के सारे एटम एक जैसे होंगे, सोडियम के सारे एटम खुद एक जैसे होंगे, पोटेशियम के सारे एटम्स खुद एक जैसे होंगे, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सबके अलग अलग होंगे। ठीक है, देन द फिफ्थ वन, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। ये हमारा कौन सा हो गया, किस लॉ को प्रूव करता है, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कि किसी भी कंपाउंड को बनाने में या किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने में एटम्स क्या करेंगे, हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे। दे विल कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। एंड द लास्ट पोस्टुलेट, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। मीन्स वैसे अब तो हमें मालूम है कि एटम जो है इंडिविजिबल नहीं है, वो डिविजिबल है। यानी कि ये तो क्या थे बच्चे, पोस्टुलेट्स थे। अभी हम बात करेंगे कि इन पोस्टुलेट में कौन कौन से ऐसे पोस्टुलेट्स थे जो उन्होंने रोंग पोस्टुलेटेड किए थे, मतलब रोंग बातें उन्होंने बताई थी हमें। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे हमें इसमें से कोई भी लिमिटेशन इनके बारे में नहीं मालूम थी, तो इसीलिए बहुत वैलिड थ्योरी थी उस टाइम पे और बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई थी। तो एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। दीज आर सम ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, कर लेंगे हम। एटम छोटे छोटे सभी के सभी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। पार्टिकल इंडिविजिबल है, यानी कि एटम क्या है, इंडिविजिबल है। एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे छोटा पार्टिकल है। एक एलिमेंट के अपने खुद के एटम से एक जैसे होंगे, बट वो डिफर करेंगे किसी भी दूसरे एलिमेंट से। सो दीज आर सम ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी विच वॉज पुट फॉरवर्डेड इन 1808। ठीक है, नाउ लेट वी डिस्कस व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दीज पोस्टुलेट। मीन्स अब हम बात करने वाले हैं कि जो डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी उसमें क्या ड्रॉबैक्स थी। ड्रॉबैक या फिर हम बोल सकते हैं लिमिटेशन, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो बच्चे देखिए, पहली बात, एटम इंडिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही नहीं, बहुत सारे लगभग 32 सब एटॉमिक पार्टिकल इनके अंदर होते हैं। तो पहली लिमिटेशन क्या हुई, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लिमिटेशन, इन्होंने कहा इंडिविजिबल है लेकिन इंडिविजिबल नहीं है, बल्कि वो डिविजिबल है। ही स्टेटेड दैट एटम्स आर इंडिविजिबल but atom consist of subatomic particles। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तीन तो ये है ही फंडामेंटल पार्टिकल। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं। इसका मतलब एटम इंडिविजिबल नहीं है, एटम क्या है, डिविजिबल है। इट इज़ नॉट इंडिविजिबल, इनफैक्ट एटम इज डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दैट इज फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, देन ही स्टेटेड that atoms of same element are identical in respect of their shape, size, mass and chemical property। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी सेम एलिमेंट है, ठीक है, तो उन सब की प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल सेम होंगी। लेकिन देखिए बच्चे, अगर मैं बात करूं चारकोल, कोक, कार्बन, ग्रेफाइट, ठीक है, चारकोल, कोक, कार्बन, ग्रेफाइट, नए नए नाम लग रहे होंगे, कोई बात नहीं, आप 2 बार पढ़ेंगे तो पुराने लगने लग जाएंगे, है ना। चारकोल, कोक, कार्बन एंड ग्रेफाइट, इन सब का फॉर्मूला बेटा एक ही होता है, दैट इज सी। मीन्स कार्बन की ही फॉर्म है ये, ठीक है ना। मीन्स ये सब किससे मिलकर बने हैं, कार्बन, बट स्टिल दे ऑल हैव, मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ ग्रेफाइट और डायमंड भी लिख सकती हूँ।
जो डायमंड होता है बच्चे उसका भी फॉर्मूला सी ही होता है, ग्रेफाइट और डायमंड कार्बन ही होते हैं। तो आप ये देखिए ये सब चारकोल को कार्बन ग्रेफाइट डायमंड दे आर कंसिस्ट ऑफ कार्बन बट स्टिल दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, जबकि उन्होंने कहा था इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी, सेम होंगी। तो हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंड लिमिटेशन क्या बोल रहे हैं, चारकोल ये सब डायमंड आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स but they have different properties, एक ही तरीके के एटम्स हैं लेकिन प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, डिफरेंट हैं। तो ये भी क्या हुई, लिमिटेशन हुई, ड्रॉबैक हुई, किसकी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। बच्चे ग्रेफाइट और डायमंड तो बिल्कुल हार्डेस्ट सब्सटेंस है, डायमंड इज हार्डेस्ट, हालांकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, केमिकल सेम होती हैं लेकिन फिजिकल डिफरेंट होते हैं। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है लेकिन ग्रेफाइट सॉफ्ट सब्सटेंस है। डायमंड पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट का और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट का। मीन्स इनकी प्रॉपर्टीज क्या हुई, डिफरेंट हुई, डिफरेंट हुई फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पोस्टुलेट था एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट पोजेस डिफरेंट मास। डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट पोजेस डिफरेंट मास। मीन्स अगर एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो उसके मासेस भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। लेकिन बच्चे अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में आप पढ़ेंगे किसके बारे में, आइसोटोप और आइसोबार के बारे में। देखिए जो आर्गन होता है और जो कैल्शियम होता है, आर्गन का एटॉमिक मास भी 40 होता है और कैल्शियम का एटॉमिक मास भी 40 होता है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। देखिए ये अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये मास नंबर है और ये एटॉमिक नंबर है, समझ में आ रही है। मैं आगे बताऊंगी भी इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि अगर डिफरेंट एटम्स होंगे, कैल्शियम और आर्गन डिफरेंट एटम्स हुए, तो कह रहे हैं इनके जो मास होंगे वो भी डिफरेंट होंगे लेकिन दे हैव सेम मास। मीन्स एटम्स ऑफ different element have same mass, ठीक है ना। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मास, और ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मास नंबर सेम होता है उनको आइसोबार्स बोलते हैं। दे आर कोल्ड आइसोबार। फोर्थ चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि आइसोटोप और आइसोबार क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी उनका पोस्टुलेट क्या हो गया, गलत हो गया, रोंग हो गया। फिर नेक्स्ट पोस्टुलेट उन्होंने कहा था कि एलिमेंट्स सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं, सही था बिल्कुल। एटम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर रिएक्शन होती है ना तो वो कार्बन की होगी और ऑक्सीजन की होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नहीं होती। मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, एटम ही करता है। बाकी पोस्टुलेट उनके क्या थे, सही थे, ठीक है। एक और मैं बता सकती हूँ यहाँ पर क्या कि उन्होंने कहा था कि अगर सेम टाइप के एटम्स होंगे तो उनका मास क्या होगा, सेम होगा, प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, मीन्स इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटम तो सेम है, बट इनका मास क्या है, डिफरेंट है। मीन्स एटम्स ऑफ सेम टाइप may have different mass number, और इनको बोलते हैं आइसोटोप्स। दे आर कोल्ड आइसोटोप। मैं डिटेल में करवाऊंगी, घबराने की जरूरत नहीं है कि आइसोटोप और आइसोबार्स क्या होते हैं, हम डिटेल में करेंगे। अभी ये बातें नहीं भी समझ में आए तो भी कोई इशू नहीं है, बट ये लिमिटेशन थी किसकी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। एक लिमिटेशन और बता सकते हैं, वो क्या, देखिए हम बोलते हैं कि एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। जैसे मैं कहूँ कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना दिया, CO2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन करके क्या बना दिया, वाटर। या फिर अकेले ऑक्सीजन एटम ने कंबाइन करके क्या बना दिया, O2। तो इन्होंने ये तो कह दिया कि एलिमेंट्स, एटम्स जो हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम्स कंबाइन कर जाते हैं, बट इन्होंने ये नहीं बताया
कि वाई दे कंबाइन विद ईच अदर, उनके बीच में किस तरीके के फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन होते हैं कि वो कंबाइन करते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल स्टडी फिर हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो हम एक लिमिटेशन और क्या बोल सकते हैं, ही स्टेटेड दैट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म molecule or compound, but he does not explain why they combine and what type of forces are present between them, what type of forces are present between them, उनके बीच में किस तरीके के फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है ना, विच टाइप ऑफ फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन भी लिख सकते हो कि किस तरीके के फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं, इन सब के बारे में डाल्टन से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो बच्चे आपके लिए, अगर मैं आपके लेवल पे बात करूं तो आपके लिए सिर्फ पोस्टुलेट याद करना जरूरी है। यू हैव टू लर्न ऑल द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, समझ में आ रही बात। तो आपको पोस्टुलेट याद करने हैं, लेकिन लिमिटेशन आप नहीं भी करेंगे तो काम चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ लिमिटेशन आप 4th लेक्चर में पढ़ेंगे, कुछ लिमिटेशन आपको कुछ टाइम के बाद जाकर आना समझ होंगी। ये तो मैंने सिर्फ वैसे ही जो बच्चे ICSE वगैरह के लिए हैं या जो बच्चे और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साथ साथ प्रिपेयर करते हैं तो उनके लिए मैंने साथ में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दी। अदरवाइज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की जो मॉडिफिकेशन है या फिर जो आप बोल सकते हो इसकी लिमिटेशन है, वो फिर 11th क्लास में दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कि उन्होंने जो बातें कही थी उनमें से कुछ बातें तो सही थी लेकिन सभी की सभी बातें सही नहीं थी, लेकिन बहुत देर में, बहुत दिनों बाद ये बातें पता चली थी, इसलिए जब डाल्टन्स ने अपनी थ्योरी दी थी तो वो बहुत फेमस हुई थी एज द नेम ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, मैं एक लाइन और लिख देती हूँ कि मॉडिफिकेशन ऑफ Dalton's atomic theory is called modern atomic theory. And this modern atomic theory is given by Amedeo Avogadro. ठीक है, एक साइंटिस्ट थे एमिडो एवोगैड्रो, इन्होंने क्या किया था, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी थी। मींस जो लिमिटेशंस डाल्टन ने छोड़ी थी उन लिमिटेशन को इन्होंने रिमूव किया था और इस थ्योरी को मॉडिफाई किया था। अगर हमसे पूछ लें कि किन्होंने इसकी थ्योरी को मॉडिफाई किया था, नेम द साइंटिस्ट हु मॉडिफाई द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो वो कौन थे, एमिडो एवोगैड्रो, दे मॉडिफाई द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स पोस्टुलेट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा पोस्टुलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करता है या कौन सा पोस्टुलेट लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को प्रूव करता है एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम बात करेंगे एटम्स क्या होते हैं, वो कितने छोटे होते हैं, किस तरीके से एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स किस तरीके से स्टेबल होते हैं, एंड मोर अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़िए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।